सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ टेंशन्स के जो ऑर्गेनाइजेशन टेंशन्स होती है उसके बारे में। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है बैलेंसिंग टेंशन्स की। तो अपन एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि बैलेंसिंग टेंशन्स से क्या इंपॉर्टेंस क्या होती है। कि एक तो अपना क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट से होते हैं, अवॉइड हो जाते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में। अलाइंस पर्सनल इंसेंटिव्स जो होते हैं उसके थ्रू अपन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज को बना सकते हैं कि अपन जो लोगों का जो अपने एम्प्लॉयज है या फिर जो अपना स्टाफ है उसकी जो गोल्स हैं उसको लेकर के अपन है ना ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को और पर्सनल गोल को सेट कर सकते हैं। मेंटेन मोटिवेशन एंड मोरल अमंग एम्प्लॉयज, कि अपन एम्प्लॉयज के बीच में मोटिवेशन और मोरल को जो है बैलेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो अपना एम्प्लॉय है वो एक अच्छे तरीके से काम कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, prevent inefficiencies like over control leading to rigidity and under control leading to chaos। कि अपन जो होते हैं एमसीएस के अंदर क्या होता है कि इनएफिशिएंसीज को दूर करते हैं, जैसे कि अपन ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर रहे उनके ऊपर, ज्यादा बाउंडेशन तो नहीं आ रही, बंदिश तो नहीं लगा रहे अपन उनके ऊपर, या फिर अंडर कंट्रोल तो नहीं कर रहे कि लाइक अपन ने बिल्कुल उनको ढीला छोड़ दिया, अपन को उनसे कोई दिक्कत, मतलब अब वो कुछ भी कर रहे हैं अपन उनसे कुछ कह ही नहीं रहे, वो अपने पर्सनल गोल के लिए काम कर रहे हैं जिसमें ऑर्गेनाइजर गोल तो है ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट तो कहीं हो ही नहीं रहा। तो उस चीज में तो अपन को उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होता रहे और साथ में एम्प्लॉयज का भी भला होता रहे। नेक्स्ट है सपोर्ट इनोवेशन वाइल मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। कि इनोवेशन के माध्यम से जो इनोवेशन होता है उसके माध्यम से अपन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिससे कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। कि आज अगर कोई बंदा नए नए आइडियाज लेके आ रहा है तो उसके वजह से अपन उसको न्यू तरीके से चीज़ों को इनोवेट करें, उसकी चीज़ों को समझें कि वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा। एग्जाम्पल क्या है, a sales team want to maximize sales may offer too many discounts, but finance team wants to maintain profitability. Balancing their goals is critical through a good MCS। कि सेल्स टीम क्या चाहती है कि मैक्सिमम सेल हो। अब मैक्सिमम सेल जैसे अपने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि अगर वो 100 रुपए की सेल हो रही है और उससे 10 रुपीज कमा रहा है, एक जनरल प्रॉफिट यही है इसका कि इसका जीपी अगर देखा जाए तो यही बैठ रहा है 10 रुपीज। बट जो सेल्स टीम मानती है, क्या कह रही है कि अगर अपन उसको 8 रुपए का कमाएंगे और उसके अपन अगर 2 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे तो 2 रुपए डिस्काउंट देने के बाद अपनी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। सेल्स तो इंक्रीज हो जाएगी बट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो उस चीज को फाइनेंस टीम डिनाई करेगी कि इससे हमको ऐसा ऐसा नुकसान है। तो ऑर्गेनाइजेशन का एमसीस क्या काम करेगी कि उन दोनों को, कि सेल्स टीम को ही मानते हुए और फाइनेंस टीम मानते हुए बीच का रास्ता ऐसा निकालेगी कि हो सकता है 9 रुपए कर दे कि हाँ भाई चलो 1 रुपए का नुकसान देखो, थोड़ा सा तुम मैनेज करो, थोड़ा सा तुम मैनेज करो। इस तरीके से बैलेंस करके उसको एक है ना गुड डिसीजन निकाल करके एमसीएस को अच्छे तरीके से बैलेंस किया जाता है एमसीएस के माध्यम से। अब हम सिक्स सोर्सेज की बात कर लेते हैं। जैसे सिक्स सोर्सेज में क्या क्या होता है कि टेंशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड कंट्रोल। इसमें क्या है, एम्प्लॉय वांट्स फ्रीडम टू इनोवेट बट मैनेजमेंट वांट्स डिसिप्लिन एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। कि एम्प्लॉयज तो क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं और चाहते हैं अपने इनोवेशन के लिए, बट मैनेजमेंट क्या करे, डिसिप्लिन का आएगा, अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी लेके आएगा कि पहले उस चीज को प्रेडिक्ट कर लो कि ऐसा ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, इनोवेट मत करो तुम डायरेक्टली उस चीज में आकर के। इसका अगर आप अगर एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल क्या है, marketing team might want to try bold and risky campaigns, but finance department may resist funding them। कि क्या होता है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो तो क्या कर सकता है कि अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अपने नए नए स्टेप ले सकता है, कोई भी रिस्की स्टेप ले सकता है जिससे कि उसकी सेल इंक्रीज हो जाए। बट फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, उनको फंड देने से मना कर सकता है नहीं। कि अगर आपको जैसे नॉर्मल उनका जो एडवर्टाइज कैंपेन चल रहा था उसके लिए 1 लाख की नीड आ रही थी, वो 1 लाख खर्च कर रहे थे। बट बोल्ड और रिस्की कैंपेन के लिए अगर उनको 2 लाख 3 लाख का फंड चाहिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव करना पड़ेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा नहीं। तो तब वो उस चीज को कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं बीच में। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, टेंशन बिटवीन एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। गिविंग एम्प्लॉयज डिसीजन मेकिंग पावर व्हाइल स्टिल होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट। कि अगर अपन एम्प्लॉयज को सारी सारी डिसीजन मेकिंग पावर दे देंगे और फिर अपन होल्ड करते क्या सोचते हैं कि यहाँ पे उनके रिजल्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब सारी डिसीजन पावर हम उन्हीं को दे देंगे कि सारे डिसीजन वही लेंगे तो अपन मैनेजर जो होते हैं वो बैठ के क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपन तो सारा काम जब वही कर लेंगे, वही डिसीजन ले लेंगे अपना। तो नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग का एग्जाम्पल क्या है, a project leader is empowered to make decision, but if the project fails, who is blamed? कि अगर प्रोजेक्ट लीडर को अपने सारे डिसीजन लेने की पावर दे दी
यहाँ पे हर तरीके तुम लोग है, तुमको ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछने की नीड नहीं है, किसी से पूछने की नीड नहीं है। तो अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जितने बाकी के अदर डिपार्टमेंट है जो उसको डिनाई करेंगे वो तो मना कर देंगे कि हम नहीं लेंगे, तो ब्लेम कौन करेगा? प्रोजेक्ट लीडर। अकेला वो तो अकाउंटेबिलिटी ले नहीं सकता ना। तो इस तरीके से दोनों सारी चीजें बैलेंस करके चलना चाहिए। नेक्स्ट है टेंशन बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में कॉन्फ्लिक्ट विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक R&D एंड ब्रांड बिल्डिंग। कि कंपनी होती है कि आज अगर देखा जाए तो मंथली भी अपना प्रॉफिट देखेगी कितना हो रहा है, ईयरली भी देखेगी, 6 मंथ के अकॉर्डिंग भी देखेगी कि किस तरीके से वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है, लॉस अर्न करनी क्या हो रहा है। बट हो सकता है कि एक कंपनी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ या फिर स्टार्टिंग ऑफ 6 मंथ तो अपन को लॉस इनकर कर रही है, बट आफ्टर हो सकता है कि उसकी सेल्स अच्छी हो जाए, उसकी मार्केट इमेज अच्छी हो जाए, R&D अगर वो अच्छी करती है तो अपनी अच्छी क्वालिटी बना सकती है। हो सकता है कि आफ्टर 6 मंथ उसकी ब्रांड बिल्ड हो जाए। इस तरीके से लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट होगा ही होगा, बट इन द शॉर्ट टर्म वी कांट से कि हमारा प्रॉफिट होगा नहीं होगा। इसके एग्जांपल लेकर चलते हैं कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म। एक कंपनी कटिंग डाउन एम्प्लॉय ट्रेनिंग टू सेव मनी इमीडिएटली बट लूजिंग स्किल्ड एम्प्लॉय लेटर। कि आज अगर एक कंपनी ने 10 वर्कर हायर करे, ठीक है, उन 10 वर्कर में से अगर मान के चले 5 स्किल्ड हैं और 5 सेमी स्किल्ड हैं, ठीक है। अब अगर वो कंपनी चाहे तो सेमी स्किल पे टाइम लगा सकती है या फिर स्किल पे भी थोड़ा बहुत टाइम लगा सकती है क्योंकि स्किल्ड है। बट इस केस में क्या होगा कि अगर वो स्किल्ड पर्सन पे काम लगाती है, उसके काम का बर्डन डालती है, उसका प्रेशर डालती है, तो हो सकता है वो 2 से 3 महीने में छोड़ के चला जाए। बट वहीं पे अगर उसको अच्छे से टाइम देती तो अगर चाहे ये छोड़ के चल जाते तो उनकी जगह अपने पास ये स्किल्ड वर्कर जो है तैयार बैठे रहते कि ये इनकी जगह संभाल सकते थे। इस तरीके से हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? टेंशन बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। Need for flexibility to respond to change versus the need for consistent process and policies। कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को इतना अच्छे से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से चेंज के लिए हैंड टू हैंड रेस्पॉन्ड कर सके, जिससे कि उसके प्रोसीजर में, उसकी जो पॉलिसीज है उनको बनाने करने में कोई दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल देखते हैं। Sales team wants to offer different discount to close deal, but the pricing team wants standardized price। कि जो सेल्स टीम होती है वो क्या करती है, अपने जो डील को क्लोज करने के डिस्काउंट होती है, जैसे अपन देखते हैं कि कैश डिस्काउंट दे दिया मंथ एंड के ऊपर, जैसे एक्सपायरी माल ज्यादा आ रहा है, अगर एक्सपायर्ड का काम है तो उस पर डिस्काउंट दे दिया। तो सेल्स टीम चाहे कि इस तरीके से डिस्काउंट के थ्रू, ऑफर्स के थ्रू नए नए एक्साइटिंग ऑफर्स निकाल करके अपनी सेल्स को इंक्रीज किया जाए। बट उसी चीज को जो प्राइसिंग टीम है वो डिनाई करेगी। अगर उन्होंने MRP 200 कर रखी है तो वो चाहेंगे कि वो 200 पे ही बिके, उससे कम में ना बिके। नेक्स्ट है टेंशन बिटवीन different stakeholder expectation. Owner wants profit, employee want good salaries, customers wants quality, and government want tax. Balancing all is a challenge। कि एनर्स क्या सोचता है कि उसको प्रॉफिट आने चाहिए, एम्प्लॉय क्या सोचता है कि उसको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, वहीं पे कस्टमर क्या सोचता है कि उसको अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट सोचती है उसको टैक्स मिलना चाहिए। तो इन सब में बैलेंस कर बना के चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑनर ने बिजनेस खोला है, प्रॉफिट के लिए खोला है, एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो सेल्स के काम कर रहे हैं, कस्टमर अगर आप उससे सामान खरीदो, क्वालिटी इंस्पेक्ट करेगा तो उसमें हो सकता है कि कॉस्ट ज्यादा है, R&D अपने को ज्यादा करनी पड़े इस तरीके से। और गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट जो आप पैसा कमा रहे हो उस पर टैक्स लेगी। तो इन सब चीजों को मैनेज करके चलना एक थोड़ा रिस्की काम हो सकता है, चैलेंजिंग काम हो सकता है। इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। striking a balance between paying high dividends to stakeholder and reinvesting profits for growth। कि अगर अपन देखते हैं कि अगर कंपनी ने 10 रुपीज का प्रॉफिट कमाया तो 10 रुपीज में से अगर वो 10 रुपीज दो तरीके से यूज कर सकती है। एक तो हो सकता है कि सारा का सारा वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, कि वो सारे के सारे बिजनेस में यूज कर रही है, और एक हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट वो स्टेक होल्डर्स को दे दे। तो हो सकता है कि अगर वो 7 रुपए खुद रख करके 3 रुपए उनको देती है तो हो सकता है 3 रुपए बाद में उसके काम आ सकते थे। इस तरीके से तो कि पैसे को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए जिससे कि उनको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो और वो अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 पॉइंट। टेंशन बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल डिमांड्स। कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज हेडक्वार्टर्स डिमांड ग्लोबल स्ट्रेटेजीज बट लोकल यूनिट्स मस्ट अडेप्ट टू लोकल कल्चर एंड मार्केट। कि अगर अपन है ना, MNCs की बात की जाए तो MNCs क्या काम करती हैं कि वो अपने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सोच के चलती है कि हमको इंटरनेशनली ये काम करना है, कि हम जो भी पॉलिसी, जो भी स्ट्रेटेजीज बनाएं वो अपने पूरे जितने भी कंपनीज हैं उनको लेकर के बनाएं। बट वहीं पे जो लोकल यूनिट्स होती हैं वो क्या सोचती हैं कि हमारी लोकल सेल अच्छी हो जिससे कि उस एरिया में उनकी डिमांड बढ़ती रहे। वो ग्लोबली नहीं सोच पाती, क्यों? क्योंकि उनका एरिया जो उनको दे रखा है वो उससे अकॉर्डिंग काम करेगी, ग्लोबली तो काम कर नहीं सकती उस तरीके से। और एग्जाम्पल देखते हैं।
कि मैकडॉनल्ड्स हैज अ ग्लोबल ब्रांड बट ऑफर्स लोकल फूड आइटम लाइक मैक आलू टिक्की इन इंडिया। कि मैकडॉनल्ड्स ग्लोबल ब्रांड है और वहाँ पे तो नॉन वेज भी चलता है बाहर के देशों में तो ज़्यादा, बट यहाँ पे इंडियंस अपने वेज हैं। अब जो वेज हैं उनके लिए लोकल स्ट्रीट फूड भी चाहिए, उनको स्ट्रीट फूड ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे अपन इंडियंस को। तो उसके लिए वो मैक आलू टिक्की लेके आए कि आलू टिक्की में उन्होंने बर्गर बनाना शुरू कर दिया इस तरीके से। नेक्स्ट है हाउ ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस टेंशंस। पहला, क्लियर कम्युनिकेशन टू स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। कि कंपनीज को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो भी उसके स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सबको उनके सबके साथ क्लियरली कम्युनिकेशन करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ, कि सबको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या क्या हैं, वो क्या क्या अपने ऑब्जेक्टिव सेट करके बैठी है कि उसको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, इस तरीके से। नेक्स्ट है स्मार्ट डिजाइन ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिवॉर्ड्स। कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिवॉर्ड्स का इन तीनों का एक स्मार्ट डिजाइन तैयार करना चाहिए कि कोई बंदा अगर इस तरीके से काम करेगा उसका इस तरीके से मेजरमेंट किया जाएगा और उस मेजरमेंट के उसके ऊपर उसको इस तरीके का इतना इतना रिवार्ड मिले, ताकि कि अगर दो पर्सन कोई एक सेम लेवल पे काम करते हैं तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि आगे आने वाले टाइम पे एक दूसरे के अपोजिट जा करके उस चीज का काम करे। नेक्स्ट है रेगुलर रिव्यू एंड फीडबैक मैकेनिज्म। कि कंटिन्यूअस उनको कस्टमर से, अपने एम्प्लॉय से, अपने स्टाफ से है ना रिव्यूज और फीडबैक लेने चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनको एम्प्लॉयज अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कस्टमर से कि उनको क्वालिटी में कोई डिफरेंस, क्वालिटी में कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा, जिससे कि वो अपनी चीज़ों को, अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी जो वर्क पॉलिसीज हैं उनको अच्छे से इनहेंस कर सकें, अपने आप की क्वालिटी को मेंटेन करके चल सकें अगर सही सही लेवल पर चल रहे हैं, या फिर अगर उनको क्वालिटी बढ़ाने की नीड है तो क्वालिटी को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट विद गाइडलाइंस, फ्रीडम विद बाउंड्रीज। कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि उनको बाउंडेशन भी ना लगे, उनको फ्रीडम भी ना लगे, और दोनों को बैलेंस तरीके से काम किया जाए। कि लाइक उनके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस ना थोप दिए जाए कि जिससे उनको ये लगे कि यार कंपनी तो बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाती है। जैसे कि अगर अपन इंश्योरेंस सेक्टर में बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है कि आप आपस में एक दूसरे की टीम से बात नहीं कर सकते। क्यों? अगर एक मैनेजर है, एक मैनेजर के अंदर दो टीम है, ठीक है, तो वो आपस में फिर भी बात कर सकती हैं। बट अगर वहाँ पे दो मैनेजर हो जाते हैं तो हो सकता है कि इस टीम का पर्सन इस टीम को जानकारी दे दे कि हमारी हमारी टीम इस तरीके से काम करिए, इस पर्सन काम करिए, तो वो एक दूसरे का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसीज चलती है बहुत अच्छे से इंश्योरेंस सेक्टर में, या फिर सेल्स सेक्टर में देखा जाए जहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स मैकेनिज्म काम करता है। तो जैसे इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग में हो गया, क्रेडिट कार्ड कासा में हो गया, इस तरीके से उन उन एरियाज में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अपने बिजनेस में अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में इस तरीके से अपन को कल्चर सेट करना चाहिए जिससे कि उनके बीच में ट्रस्ट बढ़ सके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में इस तरह डिवाइड करें कि कोई भी एक पर्टिकुलर किसी भी इंसिडेंट के लिए कोई एक अकेला बंदा या फिर अ ग्रुप ऑफ टीम ओनली वही रिस्पॉन्सिबल ना हो, वही अकाउंटेबिलिटी ना ले, बाकी सब टीम को भी जिम्मेदारी उतनी सेम रहे। लास्ट में क्या होता है समरी में देखते हैं अपन कि बैलेंसिंग टेंशन इज अ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम इज क्रूशियल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस व्हाइल कीपिंग द सिस्टम फेयर मोटिवेटिंग एंड अडेप्टेबल। कि बैलेंसिंग जो टेंशन होता है उसको द्वारा एमसीएस एक क्रूशियल लेवल अचीव कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए। किस चीज को ध्यान में रख के? सिर्फ सिस्टम की फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए, लोगों को मोटिवेट करते हुए और उनको अडेप्टेबल बनाने के लिए। The six tensions, creativity and control, empowerment and accountability, must be managed carefully for the system to work well। कि जो सिक्स टेंशन्स हैं वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके, केयरफुली मैनेज करके सिस्टम को एक बहुत अच्छे से यूजफुल किया जा सकता है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर और अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया जा सके, ताकि वर्क कल्चर में किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पहले पार्ट पे देख लीजिएगा, आप सेकंड पार्ट पे देख लीजिएगा, दोनों में अलग अलग चीज़ है बट हाँ समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा लगा तो अपने चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।